नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर में हमने जो देखा था वो था आपका प्राकृतिक वनस्पति। तो जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं इसके विषय में हम लोग लेक्चर 16 में जो है पढ़ चुके हैं। आज लेक्चर 17 होगा और इस लेक्चर 17 के अंतर्गत हम लोग सिंचाई एवं नहरें यानी सिंचाई और नहरों के संदर्भ में बात करेंगे। ये जो सीरीज है आपकी घटना चक्र पूर्व अवलोकन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं और भूगोल में भी भारत का भूगोल का अध्ययन किया जा रहा है। आइए प्रारंभ करते हैं लेक्चर 17 जो है सिंचाई और नहरें। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका जो पूछा गया है सिंचाई और नहरों से लेक्चर 17 के अंतर्गत, वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। तो पट्टी सीमा परियोजना का संबंध किन नदियों के एकीकरण से है बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा कृष्णा एवं गोदावरी। यानी पट्टी सीमा परियोजना कृष्णा और गोदावरी के एकीकरण से जुड़ी हुई परियोजना है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में दे रहा है आपका पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया है। यानी यह परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य था कृष्णा और गोदावरी नदियों को जोड़ना। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है निम्नलिखित। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी कौन सा आपको बताना है किसका सुमेल सही नहीं है। तो नहर परियोजना दे रहा है और उसकी लोकेशन दे रहा है। पहला क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है घाट प्रभा नहर परियोजना। तो घाट प्रभा जो नहर परियोजना है वह कर्नाटक से संबंधित है, जो कि सही है आपका। उकाई नहर परियोजना का संबंध गुजरात से है, जो कि ये भी सही है। नीरा नहर परियोजना, तो नीरा जो है आपकी यह भीमा की सहायक नदी है और महाराष्ट्र से ही संबंधित है आपका। तो नीरा नहर परियोजना का संबंध महाराष्ट्र से है, जो कि सही है। जवाई परियोजना का संबंध जो है यह राजस्थान से है, ना कि तमिलनाडु से। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी क्या है, इसका सही उत्तर है। व्याख्या क्या दे रहा है, जवाई परियोजना राजस्थान में लूनी की सहायक नदी है आपकी जवाई नदी। यानी जवाई किसकी सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी है। तो जवाई जो है यह लूनी की सहायक नदी है। वहीं उकाई नहर परियोजना तापी नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। यानी उकाई जो है तापी नदी पर बनी है, जिसका संबंध गुजरात से है। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक की घाट प्रभा नदी पर और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में भीमा की सहायक नदी नीरा से संबंधित है। तो नीरा भीमा की सहायक नदी है और जो आपका गुजरात में जो है आपका जो बांध बना हुआ है वह तापी नदी पर बनाया गया है, उकाई बांध। यानी उकाई बांध का संबंध किससे है, ताप्ती नदी से गुजरात में है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उनमें से आपको चुनना है क्या है क्या नहीं है। तो जैसे कथन ए दे रहा है आपको यहाँ पे तो कथन ए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यहाँ पे कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है, जो कि सही है। कथन एकदम सही है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। कथन आर दे रहा है फिर आपका, यानी उसका जो है कि प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। तो ये भी सही है आपका, दोनों सही है। और सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है क्योंकि वहाँ की जो नदियाँ हैं वो मौसमी हैं। तो व्याख्या भी करता है, यानी ए और आर दोनों सही तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ये आपका इसका होगा। तो पहले का ऑप्शन ए सही होगा। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या दे रहा है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण
यहाँ पर नहरों एवं कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता। यानी यहाँ पे नहरें और कुएं आसानी से नहीं बन सकते हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की भूमि कठोर है, चट्टानी है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। यानी अगर नहर बना भी दी जाए तो नदियाँ मौसमी होने के कारण जो है नहरों में पानी की स्थिति जो है वो खराब ही रहती है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है। तो इसलिए सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में तालाब का महत्व अधिक है प्रायद्वीपीय भारत में। तो इसलिए दोनों ही से सही है आपका। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपसे? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे कथन ए दे रहा है, देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जो कि सही है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं। तो देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं ना होकर क्या है? नलकूप हैं, ना कि कुएं हैं। तो देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप हैं, और नलकूपों के द्वारा लगभग 47% भूभाग पर जो है सिंचाई परियोजनाएं हैं। फिर कह रहा है कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर मृदा प्रकार की मृदा है। तो ये भी सही है, कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है। फिर कह रहा है डी, पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ सही कौन सा नहीं है आपका? बी वाला गलत है आपका। तो सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं नहीं होके बल्कि नलकूप हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या दे रहा है? कह रहा है वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप हैं, जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 47.23% का योगदान है। नलकूप और कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत मात्र 60.45% है। नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि 24.66% तथा टैक्स द्वारा सिंचित भूमि लगभग 2.83% है। शेष अन्य साधन सम्मिलित हैं, अतः कथन भी सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया कि सबसे अधिक जो कृषि वो खेती होती है, वो सिंचाई का जो प्रयोग होता है वो नलकूप के द्वारा होता है लगभग 47%। और कुओं को यदि इसमें जोड़ दिया जाए तो कुओं के द्वारा लगभग जो होता है, जो कुएं हैं वो लगभग 15% के आसपास उनके द्वारा होता है। और अगर दोनों जोड़ देंगे आपका तो आपका लगभग जो है 60% के आसपास जो है दोनों मिलाकर होता है। तो यहाँ पर नलकूप और कुएं का जो है आपका ज़्यादा हो जाएगा आपका। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ सुमेलित नहीं था। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 5 क्वेश्चन है आपका। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक है। यानी सबसे अधिक जो है सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक जो प्रतिशतता है वह किस राज्य की है, आपको बताना है। यानी कि सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक जो है सिंचाई सुविधाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो ये हमको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हमको जो ऑप्शन दे रहा है उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का नाम है। तो यहाँ पे हरियाणा क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। लेकिन यदि हम देखें नंबर 1 पे क्या है आपका, चंडीगढ़ है। जो चंडीगढ़ है यहाँ पे लगभग 100% क्षेत्र पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है। और इसी प्रकार से फर्स्ट पे चंडीगढ़, दूसरे पे आपका पंजाब है, दूसरे स्थान पे आपका पंजाब है, तीसरा स्थान जो है आपका वो हरियाणा का है। तो हरियाणा जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे चूंकि चंडीगढ़ और पंजाब का नाम नहीं, इसलिए हरियाणा क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि अगर
हम देखते हैं यहाँ पर जो हरियाणा है, यहाँ पर 2022-23 के आंकड़े हम देख रहे हैं, तो हरियाणा में जो है 95% भाग पर जो है सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि उत्तर प्रदेश में 81% भाग पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश में जो है 56% भाग पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं और महाराष्ट्र में 23.4% भाग पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अगर ओवरऑल देखें हम तो 100% जो है आपका 100% कहाँ है, चंडीगढ़ में जो है 100% भाग पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि 99.6% भाग पर पंजाब में और हरियाणा का उसके बाद स्थान आता है। तो इस प्रकार से नंबर 1 पे चंडीगढ़, नंबर 2 पे पंजाब, नंबर 3 पे हरियाणा का स्थान है आपका। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर कह रहा है भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है, यानी भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है प्रतिशत के आधार पर, तो वो है आपका यहाँ पे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में पंजाब यहाँ पे सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है आपसे सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है हमको बताना है। तो मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है। तो सूक्ष्म सिंचाई के द्वारा क्या होता है, हम मिट्टी से उर्वरक या पोषक तत्वों की हानि को कम कर सकते हैं, जो कि सही है। यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। तो यहाँ पे एकमात्र लगने से ये क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया। तो एकमात्र साधन यही नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, दूसरा तो आपका गलत होगा ही निश्चित रूप से। तो यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है, यह आपका गलत है। इसमें से कुछ भूमि कृषि क्षेत्रों में इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है, यानी कि जो भूमिगत जल स्तर है उसको रोकने में इससे सहायता मिली है। तो ये सही है, यहाँ पे 1 और 3 सही है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा यहाँ पे दे रहा है। ऑप्शन दे रहा है सी, यहाँ पे इसका सही उत्तर है। 1 और 3 क्या है, सही है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। कह रहा है व्याख्या में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है। इसमें जल के उपयोगी एवं अपेक्षाकृत कम प्रयोग के कारण उन क्षेत्रों में जहां अधिकांशतः नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। इस प्रकार से कथन 1 और 3 सही है, जबकि 2 सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई होती क्या है कि जैसे कोई पौधा है, इस पौधे को जीवित रहने के लिए न्यूनतम कितना जल चाहिए। तो इस पौधे को जीवित रहने के जितना न्यूनतम जल चाहिए, वो उससे अगर यदि जल कम हो जाए तो पौधा मुरझा के मर जाता है। तो जो न्यूनतम होता है जीवन रक्षक, जो उसके लिए जल है, वो सिंचाई जो है तो उसको ये दिखाता है। तो जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, तो ये दिखाती है PWP सिंचाई को। आइए देखते हैं PWP सिंचाई है क्या। तो इसकी व्याख्या में हमको बता रहा है कि PWP जो है आपका, इसको बोलते हैं परमानेंट व्हीलिंग पॉइंट, यानी PWP सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। तो इस प्रकार से PWP परमानेंट व्हीलिंग पॉइंट जो है आपका, इसका संबंध जो है आपका जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई से है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। तो ऑप्शन ए दे रहा है गंगा घाघरा दोआब में, ऑप्शन बी दे रहा है गंगा यमुना दोआब में, ऑप्शन सी दे रहा है सरयू पार मैदान में, ऑप्शन डी दे रहा है बुंदेलखंड में। तो सही उत्तर क्या होगा, सरयू पार मैदान में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं व्याख्या क्या है इसकी। तो व्याख्या में दे रहा है सरयू पार मैदान में नहरों का अभाव पाए जाने के कारण नलकूपों द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है। अतः विशिष्ट उत्तर सी आपका है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? ऑप्शन ए दे रहा है मध्य प्रदेश, बी दे रहा है बिहार, सी दे रहा है राजस्थान, डी दे रहा है उत्तर प्रदेश। तो भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है वह उत्तर प्रदेश में होती है। ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं आपका। यहाँ पे देखिए व्याख्या दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है और लगभग यहाँ पर 73.9%, यानी हम कह सकते हैं लगभग 74% भाग पर जो सिंचाई होती है वो नलकूपों द्वारा होती है। इसके बाद बिहार का स्थान आता है, यानी कि पहले यूपी है, दूसरे पे आपका बिहार है। तो पहले पे यूपी है, दूसरे पे आपका बिहार है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? यानी कि नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? तो नंबर 1 है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 74% भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। दूसरे स्थान पे आपका बिहार आता है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। तो नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर 74% भाग पर खेती जो है इसी के थ्रू की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 अंकों से दिखाए गए भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है? यानी आपको बताना है अवरोही क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है जहाँ पर सिंचाई सुविधाएं जो है वो उपलब्ध है भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से। तो है हम देखते हैं कि जो आपको यहाँ दिखाया गया है नंबर 1 पे क्या है, ये आपका असम को दिखा रहा है। नंबर 2 जो दिखाता है आपको, ये दिखाता है वेस्ट बंगाल को, यानी पश्चिम बंगाल को दिखाता है ये। और सी जो है आपका ये दिखाता है महाराष्ट्र को, ये महाराष्ट्र को दिखा रहा है। और ये दिखा रहा है आपका उत्तर प्रदेश को। तो इस प्रकार से 4 यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे अधिक जो सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं जो नलकूपों द्वारा होती हैं या कैसे भी हैं वो कहाँ पे आपकी, वो है आपके उत्तर प्रदेश में। तो ओवरऑल देखा जाए तो यूपी आपका फर्स्ट पे है, यानी कि पहले नंबर पे 4 आएगा आपका। उसके बाद 3 नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र जो है वो 3 नंबर पे आता है जहाँ पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है। उसके बाद आता है 2 नंबर जो है आपका वेस्ट बंगाल, और लास्ट में आता है आपका असम। तो इस प्रकार से इसका बनेगा 4, 3, 2, 1 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। तो 4, 3, 2, 1 कहाँ पे आपका? तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ये है आपका डी वाला। तो यहाँ पे दे भी रहा है कि भूतल जल संसाधनों का राज्यवार विवरण इस प्रकार। उत्तर प्रदेश में जो है जो चौथे स्थान पर है आपका, जो चौथा नंबर है आपका उत्तर प्रदेश में 41.29 बिलियन क्यूबिक मीटर। महाराष्ट्र में 15.29 बिलियन क्यूबिक मीटर। पश्चिम बंगाल में 10.84 बिलियन क्यूबिक मीटर और असम में 1.97 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इस प्रकार से अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 14 पर। कह रहा है भारत में माला नहर तंत्र यानी कि गारलैंड जो सिस्टम है तंत्र को प्रस्तावित किया था। तो उत्तर भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित करने का श्रेय किसको है? यह है दिनसा जे दस्तूर को। तो दिनसा जे दस्तूर ने जो है भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है व्याख्या में कि माला नहर तंत्र अर्थात गारलैंड कैनाल सिस्टम को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ों का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। बाद में KL राव का नाम भी इसमें जुड़ गया। तो इस प्रकार से तो माला नहर तंत्र को कौन प्रस्तावित किया था? कैप्टन दिनसा जे दस्तूर
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। तो सर आर्थर कॉटन जो है, इन्हें दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो क्या दे रहा है, कह रहा है सर जॉन कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे, यानी क्या थे, ये ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर थे आपके। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों के सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कह रहा है भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो भारत में जो सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक जो भाग पूरा होता है वो किससे होता है? बृहद परियोजनाओं से, कि लघु और बृहद परियोजनाओं से, लघु परियोजनाओं से, कि मध्यम परियोजनाओं से? तो किससे होता है? लघु और बृहद परियोजनाओं से जो है भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो यदि हम इसकी व्याख्या देखें तो कह रहा है क्या, लघु सिंचाई परियोजना जो है बता रहा है इसके बारे में कि इसके तहत 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है, यानी कि 2000 हेक्टेयर तक के जो खेत हैं जिनकी सिंचाई होती है वो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, एनीकट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत में सिंचाई की लगभग 62% से अधिक आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है, यानी 62% लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती हैं। वहीं बृहद और मध्यम परियोजनाओं का से लगभग 38% सिंचाई क्षमता पूरी होती है। इस प्रकार विकल्प के अनुसार लघु और बृहद परियोजनाओं से संयुक्त रूप से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता पूरी होती है। तो ऑप्शन 20 का सही है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है आपका। कह रहा है फरक्का नहर की जल वहन क्षमता है। तो फरक्का नहर की जल वहन क्षमता 40,000 क्यूसेक है। आइए देखिए इसकी व्याख्या। तो हमको बता रहा है जो फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज का परिचालन 1975 में, यानी 1975 में हुगली नदी में सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। यानी हुगली नदी में जो भी तलछट था उसके जमाव को रोकने के लिए 1975 में जो है फरक्का बैराज का निर्माण किया गया। इस बैराज के दाएं किनारे से निकाली गई नहर द्वारा गंगा नदी के लगभग 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया गया। तो अब क्या होता है, ये जो फरक्का बैराज है यहाँ से जो जल है गंगा नदी का वो कहाँ मोड़ देते हैं, वो मोड़ देते हैं हुगली नदी की ओर मोड़ देते हैं, और यही इसकी जल वहन क्षमता होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है मंगलम सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो मंगलम सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन ए इसका सही होगा, सॉरी केरल से है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी केरल से है आपका। तो मंगलम सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है आपका? केरल से है। तो यहाँ दे रहा है आपका केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पुझा नदी का पर केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पुझा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। यह परियोजना वर्ष 1966 में पूरी हुई। चेरुकुन्नम नदी मंगलम की सहायक एवं गायत्री पुझा तथा भरतपुझा की उपसहायक नदी है। तो मंगलम की सहायक नदी कौन है आपकी? चेरुकुन्नम। और इसी पर क्या बना है आपका? इसी पर आपका मंगलम बांध बना हुआ है। तो जो मंगलम सिंचाई परियोजना है वह केरल में स्थित है, पलक्कड़ जिले में। नेक्स्ट है आपका सारण सिंचाई नहर निकाली गई है। तो जो सारण सिंचाई नहर है उसको कहाँ से निकाला गया है हमको बताना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 जो कह रहा है आपसे, कह रहा है सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो जो सारण सिंचाई नहर है वह गंडक से निकलती है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में दे रहा है गंडक परियोजना
गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी बांध के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। तो सारण सिंचाई नहर का संबंध किससे है? गंडक परियोजना से है। उसके अलावा त्रिवेणी परियोजना भी आपकी यहाँ से एक त्रिवेणी नहर भी आपके यहाँ से एक निकलती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कह रहा है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरी का बैराज के समीप से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर इसकी व्याख्या क्या है? कह रहा है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरी के बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम के आगे से होता है। यानी कि सतलज है आपका, यहाँ ब्यास है, इसके आगे से हरी का बैराज से जो है आपका सतलज नदी का इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। मुख्य नहर की लंबाई 649 यानी 650 कह सकते हैं, 650 किलोमीटर है। तो 650 किलोमीटर लंबी ये नहर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपसे कि हरी के बैराज यानी इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है आपका ये। तो हरी के बैराज निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? तो जो हरी का बैराज हमने देखा था अभी, सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है आपका। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका कि इंदिरा राजस्थान में जो इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है उसका उद्गम कहाँ से हुआ? उसका उद्गम सतलज से हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो सतलज नहर से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हुआ है। तो यहाँ बी और सी दोनों दे रहा है, लेकिन सी इसका अधिक सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। तो इसका उद्गम कहाँ है? इसका उद्गम सतलज नदी पर हरी के बैराज के बांध से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 नंबर कह रहा है आपसे, कह रहा है इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। तो इंदिरा गांधी नहर अपना जल किससे प्राप्त करती है? एक तो सतलज से करती है और दूसरा यहाँ पर ब्यास से करती है। ठीक है, तो ब्यास और सतलज। उसके अलावा यहाँ पे ब्यास और सतलज हम देखते हैं कहाँ पे है। तो ब्यास आपका 1 नंबर ये है और सतलज कहाँ है आपका 4 नंबर। तो 1 और 4 कहाँ पे है? तो 1 और 4 यहाँ पे। इससे मतलब क्या हुआ कि ब्यास, रावी और सतलज तीनों से ही जल प्राप्त करती है। और वैसे तो चारों से ही करती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से इसका डी इसका सही होगा। तो 1, 3, 4 इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो इंदिरा गांधी नहर सतलज, ब्यास और रावी नदी से जल ग्रहण करती है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। कह रहा है निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो ब्यास नदी का जो संबंध है वो किससे है? सतलज नदी से है। यानी कि ये ब्यास है और ये सतलज नदी है। और यहाँ पे हरी के बैराज से क्या निकलती है? आपकी इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। तो इस प्रकार से जो ब्यास नदी पर पोंग बांध बंधा हुआ है, उस बांध के जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर के द्वारा ही किया जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ बता रहा है क्या? ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो ब्यास परियोजना किसकी है? पंजाब है, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर पोंग बांध, जिसे हम क्या बोलते हैं? महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं, बनाया गया है। तो महाराणा प्रताप सागर या पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर स्थित है। और इस बांध का उद्देश्य क्या है? इस बांध का उद्देश्य सर्दियों में इंदिरा गांधी नहर में जल की आपूर्ति को बनाए रखना है। और ब्यास परियोजना जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका?
26 है। आपको यहाँ पे मेल करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे कह रहा है ऊपरी बारी दोआब नहर, बारी तो यहाँ पे ब्यास और रावी के जो बीच का क्षेत्र होता है इसको हम बोलते हैं बारी। तो ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र क्या होता है, बारी होता है। तो पहले हम मिलाते हैं सरहिंद नहर। सरहिंद नहर का संबंध किससे है, आपका सतलज नदी से है। तो सरहिंद नहर जो है सतलज नदी से ही निकाली गई है। गुड़गांव नहर जो है उसको यमुना नदी से निकाला गया है। जबकि इंदिरा गांधी नहर का संबंध किससे है, सतलज, रावी और ब्यास तीनों से है। और बारी का संबंध किससे हो जाएगा आपका, इसका संबंध हो जाएगा रावी से, यानी ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 होगा, बी का जो है आपका 1 होगा, बी का क्या होगा आपका 1 होगा, सी का आपका 2 होगा और डी का आपका 3 होगा। तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 कहाँ है आपका, 4 1 2 3 ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी इसका उत्तर सही है। तो यहाँ पे बता रहा है ऊपरी बारी दोआब नहर का संबंध रावी नदी से है, सरहिंद नहर का संबंध सतलुज से है, गुड़गांव नहर का संबंध यमुना से है, इंदिरा गांधी नहर का संबंध सतलज राबू ब्यास से है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका आप अभी आगे क्या बता रहा है, ये व्याख्या बता रहा है आगे, ऊपरी बारी दोआब नहर पंजाब राज्य में रावी नदी से निकाली गई है। ज्ञातव्य है कि ब्यास और रावी नदियों के बीच के प्रदेश को हम बारी दोआब कहते हैं। तो बारी मतलब ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र, बास से ब्यास और रा से रावी, तो ब्यास और रावी के क्षेत्र के बीच क्या हो जाएगा, बारी दोआब हो जाएगा। सरहिंद नहर पंजाब राज्य में सतलुज नदी से निकाली गई है। गुड़गांव नहर यमुना नदी से निकाली गई है। यह प्रमुखतः हरियाणा में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम पंजाब में, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम के आगे हरी के बैराज से होता है। यहाँ से 204 किलोमीटर फीडर नहर, पहले फीडर नहर है, कितनी है 204 किलोमीटर, तथा फीडर नहर के अंतिम छोर पर 445 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी नहर मुख्य नहर आरंभ होती है। तो इस प्रकार से 445 और 4 2 6 लगभग 650 किलोमीटर की लंबाई है इंदिरा गांधी नहर की टोटल, जिसमें से फीडर जो होती है, स्टार्टिंग को हम फीडर कहते हैं जो लगभग 450 किलोमीटर है, उसके बाद शेष जो है आपकी इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर है। इस परियोजना हेतु रावी एवं ब्यास नदियों के अधिशेष जल में से 7.59 मिलियन एकड़ फीट पानी का प्रावधान निर्धारित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। कह रहा है विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। तो विश्व की बात कर रहा है, भारत की नहीं, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, तो वो है गंगा नहर परियोजना। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो इसकी व्याख्या क्या दे रहा है, कह रहा है विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर परियोजनाओं में से एक गंगा नहर है। इसका निर्माण 1927 में पूर्ण हुआ था। बीकानेर के तत्कालीन महाराज श्री गंगा सिंह ने इसका निर्माण कराया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। तो इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था, सतलज नदी से किया गया था। किस नहर का, गंगा नहर का उद्गम जो है सतलज नदी से किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। तो 1927 में कराया था, अभी हमने ऑप्शन से देखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 29 है आपका शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना, जो कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की परियोजना है। तो शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है। लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उद्देश्य क्या है, शारदा सहायक समादेश परियोजना का उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, जो कि सही है आपका। उसके बाद दूसरा इसका लक्ष्य है बहु फसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, ये भी सही है आपका। और भूमि प्रबंधन सुधार इसका उद्देश्य है। तो तीनों ही इसके उद्देश्य, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा कि ये सभी इसके उद्देश्य हैं। व्याख्या में क्या दे रहा है, उत्तर प्रदेश की मुख्य
मुख्य बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा नहर प्रणालियों से सृजित सिंचाई क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से शीघ्र एवं अधिकतम उपयोग करके बहुफसली खेती और भू प्रबंधन के सुधार के माध्यम से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करके क्षेत्र का समन्वित विकास करने के उद्देश्य से 3 समादेश क्षेत्र परियोजनाएं प्रारंभ की गई। पहली क्या है आपकी शारदा सहायक, दूसरी रामगंगा और तीसरी गंडक का सृजन 1973-74 में किया गया। तो इस प्रकार से तीनों ही यहाँ पे सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। तो घग्गर के जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर में नहीं करते हैं, इसमें सतलज का करते हैं, आपका ब्यास का करते हैं, रावी का करते हैं, लेकिन घग्गर का कहीं नहीं करते। तो पहला तो गलत हो गया आपका। दूसरा, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, सही है। निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है, ये भी आपका सही है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी, ये भी आपका सही है। तो पहला छोड़ के बाकी तीनों आपके सही हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर में घग्गर नदी के जल का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः कथन ए गलत है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से होता है, सही है आपका। और विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य क्या है आपकी ये श्रेणी जो है प्रवाहित होती है और अरब सागर में मिल जाती है, अतः कथन भी सही है। आगे कह रहा है आपसे कि जो निजाम सागर बांध है, निजाम सागर बांध का जो निर्माण है गोदावरी की सहायक नदी है मंजीरा। तो मंजीरा क्या है, गोदावरी की सहायक नदी है और उसी पर निजाम सागर बांध का निर्माण किया गया है, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो तेलंगाना राज्य में जो है आपका मंजीरा नदी पर निजाम सागर बांध का निर्माण गोदावरी नदी की सहायक नदी पर किया गया है। तो गोदावरी नदी की जो अन्य सहायक नदियां हैं या उपसहायक नदियां पेनगंगा, मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती आदि हैं। सबरी भी है आपकी, ये सब है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, यानी निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है नरोरा से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नरोरा कहाँ है आपका? नरोरा है आपका बुलंदशहर में। तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरोरा से जो है इसका उद्गम होता है। तो निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम स्थल नरोरा बुलंदशहर में है। निचली गंगा नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कर नहर को 1878 ईस्वी में पहली बार चलाया गया था। तो ये था आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। कह रहा है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार के क्षेत्र में किससे सिंचाई होती है आपका? ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, त्रिवेणी नहर या पूर्वी यमुना नहर? तो यहाँ होगा त्रिवेणी नहर जो होता है इससे होती है, जो कि आपकी गंडक नदी से निकाली गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह नहर गंडक सिंचाई परियोजना से संबंधित है और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। कह रहा है त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ये गंडक नदी पर किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। कहते हैं हरियाली एक नई योजना है। तो जो हरियाली योजना है इसका संबंध किससे है? हरियाली योजना का संबंध बंजर भूमि के विकास से है, जहां पर जल के प्रबंधन द्वारा बंजर भूमि का विकास किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो हरियाली जो योजना है बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 35 है। कह रहा हरियाली योजना संबंधित है। तो जो हरियाली योजना का संबंध किससे है? जल प्रबंधन से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। कह रहा है एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ हैं? तो इसका लाभ क्या है? पहला है मृदा के बह जाने की रोकथाम, यानी मृदा के अपरदन को रोकने का काम ये करेगा एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम, जो कि सही है आपका। दूसरा कह रहा है देश की 12मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, जो कि इसका उद्देश्य नहीं है। वर्षा जल संग्रहण करना, ठीक है, वर्षा के जल को संग्रहित करना और भूमि जल का पुनर्भरण करना, ये इसका उद्देश्य है।
प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्सृजन करना, यह भी इसका उद्देश्य है। यानी कि दूसरा को यदि हम छोड़ दें तो 1, 3, 4 इसके उद्देश्य हैं। तो 1, 3, 4 क्या है इसका उद्देश्य, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा, 1, 3, 4। व्याख्या देखते हैं यहाँ पे हम, तो कह रहा है 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किए गए वो थे समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कौन शुरू किया आपका, ग्रामीण विकास मंत्रालय शुरू किया आपका। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कौन प्रारंभ किया आपका, ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रारंभ किया। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कौन आरंभ किया आपका, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आरंभ किया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2008 के बाद, यानी 1 अप्रैल 2008 को ये प्रारंभ हुआ। उसके बाद इन कार्यक्रमों को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया, जिसे हम बोलते हैं समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम, यानी इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो अब इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मिट्टी, जल, वनस्पति जैसे अवक्रमित, यानी जो डिग्रेड हो रहे हैं आपके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा के ह्रास पर रोक लगती है, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्सृजन होता है तथा वर्षा जल एकत्रीकरण द्वारा भूजल स्तर का भी संभरण होता है आपका। तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 35 है, सॉरी 37 क्वेश्चन है। अभी जैसे हमने देखा था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको, कार्यक्रम, परियोजना और मंत्रालय। तो अभी हम देखे थे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम। तो ये दोनों ही कार्यक्रम जो है ये अभी हमने देखा था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए गए थे। ये दोनों ही कार्यक्रम क्या है आपका, ये दोनों ही कार्यक्रम, ये और ये, तो ये दोनों ही क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए गए थे आपके कार्यक्रम। अभी हमने पीछे देखा था इसको, कहाँ देखा था ये हमने देखा था अभी ये क्या, कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरु विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए गए थे। तो यही चीज़ यहाँ पे फिर दोबारा रिपीट कर रहा है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और ग्रामीण विकास मंत्रालय, सॉरी, मरुस्थल विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए गए हैं। जबकि जो ये है आपका, यानी कि पहला और दूसरा सम्मिलित नहीं है। तीसरा क्या है, वर्षा पूरी क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास कार्यक्रम। तो वर्षा पूरित हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास कार्यक्रम, ये जो है आपका ये चलाया गया किसके द्वारा, तो ये जो है आपका कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा चलाया गया है आपका। तो ये कृषि मंत्रालय, ये क्या है आपका, ये चलाया गया है आपका कृषि मंत्रालय द्वारा। तो ये कृषि मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी सम्मिलित नहीं है। देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे कोई नहीं सम्मिलित होगा, ऑप्शन डी होगा, यहाँ पे कोई भी सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ दे रहा है क्या आपको, यहाँ दे रहा है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीनों ही भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिन्हें फरवरी 2009 से एक परिवर्तित कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक विभाग है। तो मंत्रालय कौन सा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जो है ये चलाया जा रहा है। दूसरा क्या कह रहा था आपसे कि भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय का विभाग है। वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना कृषि एवं सहकारिता विभाग, तो ये कृषि मंत्रालय का कार्यक्रम है। तो कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग, तो विभाग कौन सा है, कृषि एवं सहकारिता विभाग, और मंत्रालय कृषि मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये जो कार्यक्रम है आपके सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे हैं, जबकि जल संभर विकास कार्यक्रम वाला जो है ये आपका ये कृषि मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। तो कृषि मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा
द्रव या ड्रिप सिंचाई परियोजना सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं। तो हमको बताना है कि ड्रिप सिंचाई के क्या क्या लाभ हैं। तो यहाँ खरपतवार की कमी होती है, जो कि सही है आपका। मृदा लवणता में कमी देखने को नहीं मिलती है। मृदा अपरदन में कमी मिलती है देखने को। तो 1 और 3 यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, केंद्रीय जल आयोग यानी सेंट्रल वाटर कमीशन ने भारत में ड्रिप सिंचाई पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट में निम्न लाभों या हानियों का उल्लेख किया। लाभ क्या कह रहा है, कह रहा है जल की बचत होती है ड्रिप सिंचाई द्वारा, पौधों के आकार एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है जल ड्रिप सिंचाई द्वारा, ऊर्जा एवं श्रम की भी बचत होती है, कम उपजाऊ मृदा के लिए भी उपयुक्त है, खारे पानी का उपयोग संभव हो सका इसके द्वारा, खरपतवार में वृद्धि पर भी नियंत्रण हुआ है, उर्वरक क्षमता में वृद्धि हुई है, साथ में मृदा अपरदन नहीं होता है, भूमि तैयारी की जरूरत नहीं होती है, रोग एवं कीट की समस्याएं भी कम से कम होती हैं। तो इस प्रकार से ये तो इसके लाभ थे। हानियाँ यदि हम देखते हैं ड्रिप सिंचाई के, तो दे रहा है मृदा में लवणता समस्याओं में वृद्धि देखने को मिलती है, डिजाइन स्थापना एवं उत्तरवर्ती संचालन में उच्च कौशल की ज़रूरत होती है, यानी कि इसके स्थापित करने के लिए हमको उच्च कौशल की ज़रूरत होती है, आर्थिक एवं तकनीकी यहाँ पे सीमाएं भी हैं। तो इस प्रकार से 1 और 3 ड्रिप सिंचाई के लाभ हैं, जबकि इससे मृदा में लवणता में कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसका भी उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन सी है, कह रहा है बकिंघम नहर स्थित है। तो बकिंघम नहर कहाँ पे स्थित है, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करती है और यह कोरोमंडल तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। यदि हम इसको चित्र से देखें तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाती हैं। तो यदि हम चित्र में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो ये बकिंघम नहर है आपकी, बकिंघम नहर है आपकी, ये कहाँ से शुरू होती है, ये शुरू होती है आपकी विजयवाड़ा से। आपका इसको आरंभ होता है आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा से ये बकिंघम नहर आरंभ होती है और ये कोरोमंडल तट के सहारे जो है आपका ये इस प्रकार से बकिंघम नहर जा रही है और ये पुलिकट टेक से होते हुए, चेन्नई से होते हुए इधर ये आपकी जाती है पौंडीचेरी तक। तो पौंडीचेरी तक क्या है, आपको ये देखने को मिलती है कौन सी है, बकिंघम नहर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या कि यहाँ पे ये बता भी रहा है आपको कि जो बकिंघम कैनाल है आपका, ये काकीनाडा जो है और से जो है, यानी काकीनाडा आंध्र प्रदेश में काकीनाडा से पौंडीचेरी तक जो है ये कैनाल है आपकी। और ये जो सिस्टम है आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम है गोदावरी का और कृष्णा का, ठीक है। कि तो कृष्णा और गोदावरी पर जो है ये बनी हुई है आपकी, और NH4 बोलते हैं इसको। 1095 किलोमीटर की ये दूरी इसमें दिखाई गई इस कैनाल पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सबसे अधिक होता है। तो भारत में सबसे अधिक जल का उपयोग होता है वो कृषि क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही होगा। तो भारत में सबसे अधिक जो उपयोग है, तो भारत में कृषि क्षेत्र में सिंचाई के माध्यम से जल का उपयोग सर्वाधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चंबल सिंचाई नहर परियोजना का संबंध किससे है। तो चंबल नहर सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है, तो ये आपका यमुना नदी बेसिन से होगा। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना नदी बेसिन से संबंधित है, ये बस हमको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में हम लोग पहले देखेंगे नर्मदा घाटी परियोजना, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।